से बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा में चल रहे हलचल की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इससे मोदी सरकार अभी पार भी नहीं हो पाई थी कि टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाने का फैसला किया है। संसद के बजट सत्र के पहले और अब दूसरे फेज में विपक्ष ने आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो अब टीएमसी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग का दाव चला रही है। इस तरह विपक्षी दल फ्रंट फुट पर उतरकर सरकार को बैक फुट पर लाने का दाव चल रही है। विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के पीछे विपक्ष की रणनीति कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पर लाने की है। विपक्ष अपने दाव में फिलहाल कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि सरकार फिलहाल बैकफुट पर खड़ी ही नजर आ रही है। तो वहीं इंदौर में बीजेपी के प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। गुजराती कॉलेज में हुए एक दिवसीय कार्यक्रम में मालवा निमाड़ के 22 जिलों से पार्टी पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और संगठन के नेता मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और विशिष्ट कार्यशैली से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश स्तर का वरिष्ठ नेताओं का प्रशिक्षण था और अब आंचलिक स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी मजबूत बनाने और महाअभियान को सफल बनाने की शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का ये आखिरी प्रशिक्षण प्रदेश स्तर का था। इसके बाद नीचे के प्रशिक्षण चालू होंगे। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। उम्मीद करेंगे कार्यकर्ता संगठन के भरोसे से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना और इसी प्रकार से अपना क्रम जारी रखेंगे। पहले भी ये होते आए हैं। हमारा कार्य पद्धति को कार्यकर्ता पहचाने, हमारी विचारधारा को पहचाने और हम अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के कारण आगे बढ़ें, यही इस प्रशिक्षण वर्ग का संदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दादा गुरुजी की चौथी नर्मदा यात्रा के समापन अवसर पर मंगलवार को खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित ममलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया और भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इससे पूर्व दादा गुरुजी और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ओंकारेश्वर के गजानन आश्रम से ममलेश्वर तक नर्मदा जल का कलश लेकर पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मांधाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने 7 विभागों को सौगात दी है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में दादा गुरु की चौथी नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समापन भक्ति और श्रद्धा के माहौल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ममलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न 7 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम को भी मंजूरी दी है। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियां करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाएगा। बैठक में मैहर, कटनी जिले के कैमूर और खरगोन जिले के निमरानी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 औषधालय खोलने सहित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिली है। इसके अलावा ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित प्राचीन एवं पवित्र ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मां नर्मदा के पवित्र जल से भगवान ममलेश्वर का अभिषेक किया। उन्होंने भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के सुख शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। भोपाल से एक बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम है। सागर, दमोह और खजुराहो दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सागर के नरियावली को देंगे विश्वविद्यालय की सौगात। देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम है ये। तो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा भी होगा, साथ ही उनके आज के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो मुख्यमंत्री आज जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड में अगर हम बात करें तो दमोह, सागर और खजुराहो मुख्यमंत्री जाएंगे। मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ी सौगात है वो सागर को मिलेगी। सागर वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए जाना जाता है और वही के मुख्यमंत्री जो है एक और विश्वविद्यालय की सौगात आज देंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली की और इसी है तो वहाँ पर कई बड़े शहरों से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री की रात्रि विश्राम पर दिल्ली चाहिए।
जी अनुराग जी, बिल्कुल। तो आज के ये सीएम के कार्यक्रम रहने वाले हैं। अगली खबर में भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सागर, दमोह, खजुराहो दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सागर के नरियावली में विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम है ये। सागर के नरियावली को देंगे विश्वविद्यालय की सौगात। तो भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम है ये। सागर, दमोह और खजुराहो दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सागर के नरियावली को देंगे विश्वविद्यालय की सौगात। देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज के ये डे टू डे शेड्यूल रहने वाला है ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। सागर के नरियावली को विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि सागर, दमोह और खजुराहो दौरे पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। उसके बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम है ये। सागर, दमोह और खजुराहो दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उसके बाद सागर के नरियावली में सीएम विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। वहीं देर शाम दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो वहीं अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां एमपी में गेहूं उपार्जन व्यवस्था की निगरानी के लिए समिति गठित की गई है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा फैसला है ये। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की होगी समीक्षा। बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर फोकस। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मंत्री उदय प्रताप सिंह बनाए गए सदस्य। समिति में कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह, मंत्री लखन पटेल भी रहेंगे मौजूद। तो समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की समीक्षा होगी। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो प्रमुख भोपाल से हमारे अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, एमपी में गेहूं उपार्जन व्यवस्था की निगरानी के लिए समिति गठित की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से गेहूं उपार्जन मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृषि आधारित प्रदेश है। उसके बाद में किसान कल्याण मंच मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल को घोषित किया है। इसलिए किसानों से संबंधित हर बड़े इवेंट में एक निगरानी की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि कोई समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, किसान परेशान होते नजर आते हैं। और इसी के लिए जो है मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की समिति का गठन किया है। और खास तौर पर हम बात करें तो इस समिति में राजस्व मंत्री को भी रखा गया है कि राजस्व मंत्री ये कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिस्टम होता है। चाहे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और यही कारण है कि यह समिति गठित की गई है। जी बिल्कुल, रबी विपणन वर्ष के लिए एक बहुत ही अहम फैसला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित प्रतिकक्ष में कैबिनेट बैठक हुई, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन देने, कपटपूर्ण नीति या साधन देने पर प्रभावी तरीके से रोक लगाना है। राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 13 प्रकरणों पर न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया। वहीं ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों और परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इसी तरह 5 और मामलों पर सहमति बनी है।
तो सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर सियासी असमंजस की स्थिति तो बन ही गई है, साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हाईकोर्ट में शून्य कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा को ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि एक आदिवासी व्यक्ति सामान्य सीट से विधायक कैसे बन गया। पटवारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कानूनी तरीके से फिर से कांग्रेस का विधायक बनवाएंगे। विधानसभा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में कूद आए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां गंभीर आरोपों के बावजूद सत्ता पक्ष के नेताओं को राहत मिल जाती है, लेकिन हमें कोर्ट से उम्मीद है। मामले में राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा ने कहा, विजयपुर विधानसभा के चुनाव याचिका में कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने, स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका प्रदान किया गया है। पूरी सरकार में 2/3 के आसपास उनके पास एक तरह से बहुमत है, उसके बाद भी एक आदिवासी पद पे नहीं रहना चाहिए। ये सोच क्या है? मतलब एक गरीब आदिवासी साथी सहरिया परिवार का अगर चुन के चला गया, जनता ने चुन दिया, तो उनको वो नागवार गुजरा। और एक घटना नहीं हुई ऐसी, ये चुना हुआ एक आदिवासी साथी जिसको पद मुक्त कराने में पूरी सरकार लग गई और फैसला कैसा दिया जो आश्चर्यचकित करता है पूरे देश को। ये मैसेज क्या है? आप लोग इससे सहमत है क्या? चुनाव शून्य करने के बजाय रामनिवास रावत जी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि हिंदुस्तान के अंदर लोअर कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, तो न्याय के रास्ते अभी भी खुले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि हाईकोर्ट ने बीजेपी और रामनिवास रावत के साथ न्याय किया। बीजेपी इस फैसले का स्वागत करती है। हम हमेशा से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और आगे भी कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। फैसले के विरोध में कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आई है। ये न्यायालयी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ जीतू पटवारी जैसे बड़े व्यक्ति नेता को न्यायालय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। न्यायालय जो भी करता है किसी न किसी कारण। इसलिए भारत के न्यायपालिका और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर किसी को भी उंगली उठाने का हक अधिकार नहीं। और माननीय न्यायपालिका ने इतना ही नहीं तो अवसर भी दिए, कोई फाइनल अथॉरिटी करके निर्णय नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वार उनके लिए खुले हैं और अगर उनके पास सत्य है, प्रमाण है, तो वो जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत और न्यायिक व्यवस्था में ये पहली बार हुआ कि किसी विधायक की विधायकी सीधे अदालत के आदेश से चली गई है और हारे हुए प्रत्याशी को विधायकी मिल गई है। हालांकि फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील तक होल्ड पर है, लेकिन इसने एमपी की सियासत को गरमा जरूर दिया है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किशोरी बालिकाओं के लिए टीकाकरण अभियान अब स्वास्थ्य विभाग के अमले के लिए एक चुनौती बन गया है। उसकी वजह है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग को 14 और 15 वर्ष के बीच की बालिकाओं को लक्ष्य के अनुसार कैंसर से बचाव का HPV टीका यानी वैक्सीन लगाना है, लेकिन साथ ही इस दिशा में फैलाई जा रही भ्रांतियां को दूर भी करना है। राष्ट्रीय अभियान शुरू होने के बाद ग्वालियर जिले का स्वास्थ्य विभाग का अमला दावा कर रहा है कि जिले में HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 375 बालिकाओं को अभियान के तहत टीके लगाए जा चुके हैं। इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया में फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर अभी टीकाकरण की गति धीमी है। अभी हमारा 1% पॉपुलेशन का एक्चुअली बोला गया एस्टिमेटेड डाटा, तो नियर अबाउट 25,000 बच्चियों को लगना है, पर अभी हमारे पास 14,500 वैक्सीन आई है, तो हिसाब से लगना शुरू हो गई हैं। अभी नया प्रोग्राम है, 1-2 दिन में सब चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी। आज भी जैसे अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 150 बच्चियों को सुबह से लग चुकी है। अभी हमारे 18 फोकल पॉइंट है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट फोकल पॉइंट बढ़ा देगी। अब स्वास्थ्य विभाग का अमला इस भ्रांति को लेकर भी सजग हो गया है और वीडियो संदेश के माध्यम से इस टीकाकरण के फायदे बताए जा रहे हैं। मैंने आज वैक्सीनेशन कराई है, जो आगे आने वाले सर्वाइकल कैंसर से मुझे सुरक्षित रखेगी
और मैंने आज वैक्सीन अपने दोस्त के साथ भी कराई है, जिससे हम आगे वाले सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी अपनी 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को लाकर ये वैक्सीनेशन कराएं। यूज़फुल वैक्सीन है और इसके लिए जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल निराधार है। काफ़ी उपयोगी है ये वैक्सीन और इससे हमारी जो 14 साल की बालिकाएं हैं वो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर को रोक सकेंगी। और कृपया करके आप लोग किसी भ्रांति पर ध्यान न देकर इस टीके को लगवाएं और से ज़्यादा हमारे प्रदेश को लाभ हो सके। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर का यह अभियान 3 महीने तक लगातार चलाया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। किशोरावस्था में HPV टीका लगने से 30 वर्ष की उम्र तक कैंसर का जोखिम 85% तक कम हो जाता है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।